दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक बार एक और टॉपर्स इंटरव्यू के सेकेंड पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर कल हमारे साथ दानिश जी जुड़े हुए थे सैटरडे के एपिसोड में। आज संडे 11 बजे भी दानिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दानिश जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो के लिए समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको मुझे जोड़ने के लिए। जी, तो दानिश जी कल बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली और इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई कल के वीडियो में, और जिससे कि मुझे उम्मीद है कि बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा। और काफी चीजें बची हुई थी जो हमें पूछनी है आपसे और आपसे जाननी है, ताकि अभी के जो बच्चे हैं उसको अपने करियर में, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, एक पार्टिकुलर बच्चे के लिए जितना प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट रखता है उतना ही प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम देना इंपॉर्टेंट रखता है। तो कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी आपने किया है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं या एग्जाम हॉल से पहले बहुत डर जाते हैं कि इस वजह से भी नंबर कम आ जाते हैं, इस वजह से भी आदमी का जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो एग्जाम से पहले आप देखते हैं कई बार दिमाग में खिचड़ी मच जाती है कि अरे ये चीज नहीं हो रहा है, वो चीज नहीं हो रहा है, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। उसके कारण डर भी लगता है अब होगा कि नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में जाते हैं तो और हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से आधा दिमाग उड़ जाता है, बनता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो इस समय पे आपने मतलब क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को? हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन है उसका जैसे ओमार शीट पर वहां जाकर हम लोग सर्कल करते हैं, तो जी उसका जेरोक्स एक निकाल लें ओमार शीट का। और सब्जेक्ट वाइज जो भी हम पढ़े हैं उसका खुद एग्जाम से पहले प्री खुद एग्जाम देकर टेस्ट कर ले कितना हमारा सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा ओएमआर है। सीट पे। निगेटिव तो है नहीं। यस सर, वो मैथ शीट पे जैसे एग्जाम हो रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे और जो समझ में आ जाएगा। और टाइम भी देख ले कितना समय मुझे लग रहा है कलर करने में, समय क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा है, ये भी समझ में आएगा। नेगेटिव है नहीं, बिल्कुल ढंग से बनाना है। और एग्जाम में ऐसा कई बार होता है जो क्वेश्चन हमको आ रहा है गलत टिक करके चलाते हैं, क्योंकि एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपको 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो जी क्वेश्चन उसमें दो तरीका से आता है, क्या है पॉजिटिव में, क्या नहीं है नेगेटिव। कभी कभी पूछता है कौन सा नहीं है, हम मार के आ जाते हैं कौन सा है। तो हाँ, पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या है। जी तो है वाला में मारेंगे, जो नहीं है नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो है तो उसको एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल करता है एग्जामिनेशन में। इस तरह से ऐसे प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी एग्जाम ये क्लिक हो बहुत जाएगा। जबरदस्त बात आपने बोली दानिश जी, क्योंकि अभी जब एग्जाम हॉल में बच्चे जाते हैं या घर में प्रैक्टिस करते हैं, जल्दबाजी में वो नहीं नहीं दिखता है। वो नहीं बहुत बड़ा यस काल सर। है। बहुत क्वेश्चन में जान के अभी क्वेश्चन में भी नहीं दे देगा, ऑप्शन में भी नहीं दे देगा। अब बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है और यस बच्चे जानते हुए भी उसमें मतलब घूम के रह जाते हैं। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और हड़बड़ाहट हो जाती है दानिश जी एग्जाम हॉल से पहले या एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम हॉल में जाने का, क्योंकि नई जगह पे जाते हैं, सडनली बैठते हैं जाके वहां पे, बच्चे को बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है, जिस वजह से वो कई गलतियां कर बैठते हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं, कैसे क्या करना चाहिए? सर, इसमें गलती नहीं होने के लिए है कि प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर सेट है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। अच्छा। प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज, और उसमें एक रेगुलर पंक्चुअलिटी बनाए, जैसे सब्जेक्ट वाइज हम आज पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो आज मैथमेटिक्स पढ़े, फिर कल भी मैथमेटिक्स, 2-3 दिन तक कंटिन्यू मैथ ही पढ़े, फिर अगले दिन सब्जेक्ट चेंज करें। नहीं कि सिर्फ आज मैथ फिर अगले दिन साइंस फिर अगले दिन हिंदी। इस तरह से लय जो होता है सही से तैयारी नहीं हो पाता है। हम ऐसा कर रहे थे कि जैसे आज हिंदी पढ़े तो कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन तक हिंदी ही पढ़े, उससे जो कल हम पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या डेवलप सीखे किया है, उससे एक समझ में क्रिएट होता था कि कल का क्या पढ़े फिर आज का क्या पढ़े, तो कुछ ग्रो हो जाता है। बोलते हैं एक प्लांट जिस तरह से उपजता है उस तरह से ग्रो होता है हर सब्जेक्ट में। तो इस तरह से बना के चले, 3 दिन 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े, फिर अगले दिन पढ़े, इस तरह से तब उस पर लास्ट में चेक कर ले खुद बना कर कितना सही हो रहा है, कलेक्शन कितना हो रहा है। बुक है तो उसमें टिक लगा के पढ़े, जो गड़बड़ है उसको काट दे, फिर उसको पढ़े, फिर डिटेल उसका पढ़े जो दिया हुआ है वो, ऐसे इंपॉर्टेंट मिलता है। तो ये तो मान लीजिए टेक्निकली नॉलेज की बात हो गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि नॉलेज रहते हुए भी हड़बड़ी में गलती होती है, उसका क्या करें? नॉलेज है, पता है, सब कुछ है। क्वेश्चन सर उसको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टाइम पूरा मिलता है क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल समय है।
समझना चाहिए पहले क्वेश्चन क्या है नहीं है। अगर कहीं हड़बड़ी है, कोई क्वेश्चन बड़ा लगता है तो उसको सर्कल करके स्किप करके आगे बढ़े और बाद में उसको सॉल्व करें। हड़बड़ा के गड़बड़ा नहीं देना है, गलत बन जाएगा तो फिर मार्क्स नहीं आ जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन फिर नहीं बन पाएगा। एक होता है हेजिटेशन क्रिएट हो जाता है एग्जाम हॉल में, सबको हेजिटेशन क्रिएट हो जाता है बिकॉज वो प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम से पहले खुद का जो है वो बिफोर मतलब नहीं दे पाते हैं, यूं ही नॉर्मली पढ़ते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में जाके सर्कल करते हैं। तो उससे पहले ही प्रैक्टिस होना जरूरी है। एक ट्रेनिंग कह सकते हो उसको, एग्जाम से पहले ट्रेनिंग, कैसे एग्जाम देना है ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम का तैयारी नहीं, एग्जाम का ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। जी, देखिए 2-3 बात आपने यहाँ पे बोली, मैं उसको समराइज करना चाहता हूँ। और मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि अगर हम एग्जाम देने जाते हैं और जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ओएमआर से मतलब हड़बड़ी हो रही है या परेशानी हो रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आपने एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं की। नहीं किए ये सब, आप ये ओएमआर हम सीट बोलते हैं भरने की प्रैक्टिस आपको नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस आपको नहीं हड़बड़ी की। हो रहा है। ये साइकोलॉजी सब आपकी ये इसलिए वहां इम्पोर्टेंट है, पर क्योंकि आपके लिए वो सब कुछ नया है। मे बी नया है, बिल्कुल सही। टॉपिक का कंसेप्ट आपको पता होगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपके लिए नया है, इसलिए आपको हड़बड़ी हो रही है, इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है। तो ये बहुत तो ये सही बात प्रोसेस आपने बोली कि ओएमआर शीट पर आप प्रैक्टिस करिए, जाने से पहले प्रैक्टिस करिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को उस एग्जाम के पैटर्न पर बैठकर अपने आप में एग्जाम दीजिए। और अगर ये सब चीजें होगी, एग्जाम हॉल में जाइए, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए। तो ये सब प्रोसेस अगर आप अपनाएंगे तो कहीं कॉन्फिडेंस लूज होने की बात ही नहीं। लेकिन यस सर। स्टडी सर दो तरीका से होती है, एक हो गया हार्ड स्टडी, एक स्मार्ट स्टडी। तो हार्ड स्टडी तो हम घर में किए, अब एग्जाम में थोड़ा उसमें मुझे स्मार्ट स्टडी दिखाना पड़ता है, स्मार्टली तरीका से सॉल्व करना है, 150 जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोशिश है कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तब जाके। तो स्मार्ट स्टडी भी इसमें दिखाना है आपको, किस तरह जी से सॉल्व करना है। पढ़ाई के दौरान तो हार्ड स्टडी कर लिए, लेकिन एग्जाम देना है, एलिमिनेशन भी उसमें अपना देते हैं, तो एक जी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम आपको बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। आप उसके लिए स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट वे में रिप्रेजेंट करिए, स्मार्ट वे में पढ़ाई करिए। तो ऐसे मान लीजिए बच्चे पढ़ाई करते गए खूब, ये अच्छे से मान लीजिए प्रैक्टिस भी करते गए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये आपके माइंड में भी आता होगा, जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम होने वाला है मान लीजिए, कई चीजें दिमाग में आती है, अगर फेल कर गए तो क्या होगा। ये घर में सबको उम्मीद है इस बार पास करेगा, सबको देखते हैं पढ़ाई कर रहा है, बहुत लोग चैलेंज भी कर देता है, बड़का देखते हैं एग्जाम वाला, हाँ, और ये करता है। बहुत लोग आपको आपको पता है अगर हम फेल कर जाएंगे तो बहुत लोग मेरे मम्मी पापा को, मेरे गार्जियन को, मेरे हमको बोलने वाला हो जाएगा कि अरे आपका बच्चा तो ऐसे ही हवा में मतलब उड़ता था। तो कई सारी चीजें दिमाग में रहती है, जो रियलिटी प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ दानिश जी, ज्यादातर बच्चों के साथ ये है। उनको माइंड में मान लीजिए खर्च हो रहा है, या किसी को परिवार चलाना है अपना, उनको लगता है कि यार क्रैक नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसे समय में ना बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती है, और वो अच्छी बात नहीं है, वो प्रॉब्लम ही करती है एग्जाम में। तो इन सब चीजों से कैसे बचें? सर ये देखिए, ये डर एक क्रिएट होता है, क्यों? बिकॉज तैयारी नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें फेल होंगे या पास होंगे। जो खुद से अगर अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा ढंग से, तो एग्जाम से बिफोर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा एग्जाम निकलना है तो निकलना है। नहीं और दानिश जी, फेल यहाँ पर कोई ऐसा देखिए, चीज नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर काटना चाहूंगा, क्योंकि आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली मजबूत नहीं है तो वो आपके दिमाग में आएगी। मतलब मैंने बहुत टैलेंटेड बच्चे के दिमाग में, जो आराम से पास कर सकता था, लेकिन इन सभी यस सर। अफवाहों की वजह से मैंने उसको फेल होते देखा है। ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं। सर ये डिपेंड करता है कि उनके माहौल के अकॉर्डिंग, माशरे में वो कैसा के संगत में रहता है, किस जी तरीका से है। जी फिलियोरी बच्चे के साथ तो नहीं रह रहा है। अगर एजुकेशन बेस पे स्टूडेंट है, उसको जो भी फ्रेंड सर्कल है अगर पढ़ने वाले अकॉर्डिंग है, मोटिवेशनल की कमी से भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और फेलियोर कुछ नहीं, हम बताना चाहेंगे कि फेलियोर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस का फर्स्ट स्टेप, हम सीख रहे हैं। फेल नहीं होता है जिंदगी में, दो ही चीज है, एक होता है जीत, एक होता है सीख। तो फेल, वो फेल नहीं है, सीख है। कहाँ हम गड़बड़ किए, फिर उसको हम देखें, जो कमी है उसको कमी दूर करें। और बिल्कुल डरना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एग्जाम से। एग्जाम में फेल होगा क्या होगा, फिर आगे एग्जाम होगा, डबल जी ट्रिपल होगा। ऐसा थोड़ी कि एज खत्म हो गया अभी तो जी स्टार्टिंग ही है। जी इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देना है इत्मीनान से। जी दानिश जी, आपके रिप्लाई में सिर्फ एक सीटेड क्वालिफाइड नहीं बोल रहा है, एक एक्सपीरियंस टीचर भी बोल रहा है।
तो आपका रिप्लाई मतलब बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ आप रिप्लाई देते हैं। और ये इसलिए आज का इंटरव्यू हमारा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली हम क्वालिफाइड इंटरव्यू करते हैं, लेकिन क्वालिफाइड के साथ साथ आप जो एक्सपीरियंस है और जिस वजह से आप एक टीचर की भांति आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मली सीटेट क्वालिफाई करके भी लोग हेजिटेट होते हैं बात करने से इंटरव्यू सब में, लेकिन आप जितना फ्रीली बात कर रहे हैं और जितने लॉजिकल तरीके से मूर्त और अमूर्त तथ्यों को रख रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अनुकरणीय है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बहुत ही कम उम्र में क्वालिफाई किया है, लिमिटेड रिसोर्स में किया है, ऑनलाइन किया है, तो ऑब्वियसली आप घर से ही किए हैं, तो ये सब बहुत बड़ी बात है जी। तो वो सीटेट के लिए सर हम कहीं अलग से ऑफलाइन कोचिंग नहीं किए, सिर्फ मैं क्लास किया है ऑनलाइन पार्टनर का और थोड़ा बहुत इधर देखा, लेकिन रेगुलर ऑनलाइन पार्टनर पे ही हम पढ़े हैं। बुक मैं एक बताता हूँ, वो बुक हम पढ़े हैं सेल्फ प्रैक्टिस, और जो ट्रेनिंग किया है प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज मेन है। अगर आप ट्रेनिंग बढ़िया से किए हैं, उसको लेके चल रहे, तो बाकी चीजें आपको मतलब सपोर्टिंग है। वो पूर्व ज्ञान आपको थोड़ा सा और एड ऑन है, लेकिन मतलब वो चीज आपको हेल्प करेगी, वहीं से चीजें आगे निकलती है, इसलिए ट्रेनिंग होती भी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज हम अनअकैडमी में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अनअकैडमी को आप जानते हैं, अनअकैडमी की आपने क्लासेस भी ली है। अनअकैडमी आपको क्या विजन लगता है, कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको अभी के समय जो बच्चे हैं, जबकि देखिए कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, खत्म है, तो एज अ अनअकैडमी मतलब एज अ टीचर आप जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई पटना नहीं जा सकते, उतना खर्चा भी नहीं कर सकते, वो जाके रूम रेंट दीजिए, भाड़ा दीजिए, हर कुछ सब्जेक्ट का अलग अलग कोचिंग करिए, तो अनअकैडमी पे जो पढ़ाई है, ये जो टीचर है, मैं भी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, तो ये आपको कैसा मतलब आपको कैसा विजन लगता है ये बच्चों के लिए? ये विजन बहुत अच्छा एक लगता है, एक प्लेटफॉर्म ये इंडिया में बहुत बेहतरीन क्रिएट हुआ है। अनअकैडमी हम बता सकते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो बिल्कुल फाइनेंशियल थोड़ा कमी है, फाइनेंशियल उसका प्रॉब्लम कुछ क्रिएट है, वो ऑफलाइन ज्यादा पे नहीं कर पाते हैं, तो अनअकैडमी के थ्रू कम कम मतलब आप बता कम सकते इंसेंटिव हैं कम चार्ज में इंसेंटिव में पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे कोर्स डेमो क्लास भी है, बहुत सारा फ्री भी कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू। और हर तरह का इसमें मतलब तैयारी किया जाता है अनअकैडमी में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इसमें क्लास चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट है जिस प्लेटफॉर्म से है वो इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं। उनका एक बता सकते हैं वे है, एक रास्ता एक मिलता है अनअकैडमी, क्या करना है नहीं करना। मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगता है दानिश जी कि ना, इतने ज्यादा यहाँ पर डेमो या स्पेशल क्लासेस होते हैं कि कोई बच्चा ठगा महसूस नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अभी मान लीजिए मैं ही कहीं पर देखिए कोचिंग सेंटर में जाके मान लीजिए हम पैसा देते हैं, तो अगर हम टीचर को नहीं पढ़ाए देखे हैं तो हमको डर रहता है कि पता नहीं, अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे मुझे इनका अच्छा क्या लगता है कि ये दिन भर इनकी स्पेशल क्लासेस फ्री में चलते रहती है, ताकि आके आप सब टीचर को देख लीजिए कि आपके लायक टीचर है कि नहीं, आप पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं। उसमें भी मान लीजिए आपको एक टीचर से नहीं संतुष्टि हुआ, तो आपके पास 50 गो ऑप्शन है, कोई कहीं कोई एक टीचर को आप चूज करिए। लेकिन जैसा आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार एक टीचर को चूज कर लिए तो कर लिए, फिर आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए जी। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में पेडागोजी का बहुत बड़ा योगदान है। सीडीपी तो लगभग पूरा पेडागोजी है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में 50% पेडागोजी कर दिया गया है, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, मैथ हो, ईवीएस हो, या इवन पेपर 2 हो। पेडागोजी कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग मोर ओवर उसी पर प्रैक्टिकली बात कर रहे थे, लेकिन आपसे एक मैं समराइज चाहूंगा, पेडागोजी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ सीडीपी का 30 नंबर और बाकी 15 नंबर, टोटल 90 नंबर सिर्फ पेडागोजी है अगर रियल देखिए तो। और कंप्लीटली प्रैक्टिकल ही है, वो मैथ में हो कि ईवीएस में हो, जहां भी हो, है वो प्रैक्टिकल स्टडी ही, बच्चे को देखने का विजन ही। तो उस 90 नंबर की तैयारी कैसे करें? पेडागोजिस के लिए सर मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट करता है। सिर्फ थ्योरेटिकल बुक से पढ़ लें तो पेडागोजिस हमारा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें होगा कि जो भी हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से इंडिविजुअल भी बात करें। एक तो क्लास में बात कर रहे हैं, उसके बाद इंडिविजुअल भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर उसका क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम।
जी। उसके बारे में समझे, फिर उससे गार्जियन से भी बात करें। हम लोग स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी करते थे, तो गार्जियंस वगैरह भी आ रहे थे। उसके बाद बच्चे का बात मिला है, गार्जियन का समझे, खुद जो देखे वो समझे, जी। तब एक कंक्लूजन निकाले आखिर इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। तो ये सब तरीका जो है पेडागोजी में समझ में आता है। हर बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट अलग अलग होता है, जो उसका सीखने का क्षमता है, पोटेंशियल है, सब में अलग अलग है। आप सभी बच्चों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, तो जी। अलग अलग है। अब तो सबको पढ़ाना भी है उसी में बांध हुआ, तो उसमें थोड़ा सा अपना भी माइंड मेंटालिटी लगाना पड़ता है, किस तरह से पढ़े, और ट्रेनिंग के बेस पर कभी कभी जरूरत पड़ता है टीचिंग के दौरान भी, जो हम ट्रेनिंग किए हैं वो फिर से बुक पढ़ के देखे क्या है, उस पर रिसर्च करे कि आखिर एक बच्चा में कमी है तो कैसे होगा। ग्रुप डिस्कशन करे, बच्चे से भी करे, टीचर लोग में भी करे, तो इस तरह से पेडागोजी हमारा क्लियर हो जाता है। अब बिल्कुल जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होता है वही पेडागोजी में करना है हम लोग को। हम्म। तो प्रैक्टिकल को हम जरा इसमें महत्व ज्यादा देंगे, प्रैक्टिकल समझ में देखिए, आएगा बच्चे को। अभी जो भी आप बात बोल रहे थे ना, ये सारे पेडागोजी के ऑप्शंस में लिखे रहते हैं। और यस मुझे सर। बहुत अच्छा इसलिए आपसे बात करने में लग रहा है कि अभी जैसे क्वेश्चन आएगा आपको कि एक बच्चे को, अगर कोई बच्चे को आप समझना चाहते हैं या बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से क्या क्या करेंगे। उसमें ऑप्शन रहेगा उनकी माता पिता, या कोई बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कोई बच्चे कमजोर हैं तो क्या करेंगे। तो उनको, उनसे पर्सनली बात करेंगे या उनके माता पिता से चर्चा करेंगे, बच्चे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये सब तो पेडागोजी के क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। और ऑप्शन उस ही है। ऑप्शन यस को सर, यस आपने सर, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लिया, तब तो हो ही गया, खेला खत्म है। यस तब सर। तो ये चीज यही है, यही इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, तो ये चीज तो यस सर, बहुत यही इम्पोर्टेंट करता है। जी। और इस चीज को कोई रट नहीं सकता है। इस चीज को क्या रटेगा? ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर। प्रैक्टिकल एक सर हम एक्सपीरियंस। आपको बोलना चाहेंगे, एक्सपीरियंस इज कांट बी गिवन बाय एनी टीचर एंड नॉट रिटन इन एनी बुक। इट इज जी, ओनली इंक्रीज एंड डेवलप बाय सेल्फ प्रैक्टिस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप खुद की एक्सपीरियंस अपनी ही प्रैक्टिस से है। और इसमें एक और यस चीज मैं सर, यहाँ पे खुद जोड़ना चाहता हूँ, बड़ा सुंदर कहा गया है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अगर आपका बैड बैड एक्सपीरियंस। यस एक्सपीरियंसेस भी है, तो भी वो एक्चुअल में आपका सक्सेस की तरफ ही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर फेल भी अगर करते हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं सीख है, या तो जीत है सक्सेस या तो है, सीख स्टेप है। यस सर, है। जी। ठीक है। तो बात ये सही तो है। बिल्कुल सही बात है। और जब आप पेडागोजी की बात करते हैं यहाँ पर, और पेडागोजी की तैयारी के लिए आप जब इतनी प्रैक्टिकल आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो सारा ऑप्शन तो आपका माइंड में बैठा हुआ है। अब इसको आप रट नहीं सकते कि बच्चे के माता पिता से बात करेंगे, बच्चे के माता, इसको रट नहीं सकते हैं आप। इसको आप फील यस कर सर, सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं कि ये मतलब फील है। क्योंकि अभी बच्चे के माता पिता से बात करेंगे, अगला सेंटेंस कुछ मान लीजिए, अगला उसी क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया, क्वेश्चन नए तरीके से। सीटेड सर एक्चुअल उसी को सिलेक्शन करना चाहता है कि रियल में वो टीचर है या रट के आया है। स्टूडेंट एग्जैक्टली। मतलब रट्टा हुआ नहीं, टीचर उसको हाँ, चाहिए रियल में। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। और यही चीज समझना है बच्चों को, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है ना दानिश जी, मैं बताता हूँ आपको। बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो आएगा, ये इस वीडियो को देखिए सीटेट पार हो जाएगा, ये करिए वो हो जाएगा, 15 मिनट में सीटेट खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा वीडियो चलता है, टेलीग्राम के 50-50 हजार एमसीक्यूज लेके बैठे रहते हैं, दौड़ रहे हैं, झूठ मूठ का दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहां रट रहे हैं, वहां से वहां ये चैनल पे पढ़ लिए, उसका थंबनेल अच्छा लगा क्लिक कर दिए, इस वीडियो को देखो, 50 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, प्लेटफॉर्म मतलब उनको सर सही नहीं मिल पाता है। नहीं मिल, और वो चूज भी नहीं कर पाते। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो अपना भी ऑब्जर्वेशन मेच्योरिटी वैसा नहीं होता है, तभी ऐसी गलतियां होती। जी। तो ये तो कहीं ना कहीं जो तो इसमें पेडागोजी। सर ये हम, जी। जी कहिए। एजुकेशन इज स्प्रेड आउट एवरीवेयर बट इट डिपेंड ऑन द पर्सन हाउ ही गेन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली आप कैसे कैसे आप कर रहे हैं ग्रो, और कैसे आप उसको डील कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलिए, इम्पोर्टेंट। पेडागोजी तो मोर ओवर कंप्लीटली प्रैक्टिकल आपने एक्सपीरियंस से जोड़ के भी बता दिया। मैं अब यहाँ पर आपको आगे ले चलूंगा। सीडीपी या पेडागोजी हो गई। मैथमेटिक्स से बच्चे को बड़ी डर लगता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भारी होते हैं, लंबे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई कई चीजें सुनने को मिलती है। आपका क्या ख्याल है, इसकी स्ट्रेटजी कैसी आपने की थी, या कैसे इसको तैयार करना? मैथमेटिक्स के लिए सर पहले सिलेबस जैसे जो भी कंटेंट है उसको डेवलप करना पड़ता है। कौन कौन से कंटेंट से पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज है, रीजनिंग है, नंबर सीरीज हो गया, और मैथ में जो भी आपका है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस है जो भी है आपका,
तो उसको पहले कंटेंट बना ले और उसका बेसिक पहले पढ़ने की कोशिश करे, एनसीईआरटी से भी बेसिक पढ़े, फिर उसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करे। और रेगुलर प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स अगर हम प्रैक्टिस कर लिए 6 महीना 1 साल छोड़ दिए फिर बनाए एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा। मैथमेटिक्स एक रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस रह रहा है तो मैथमेटिक्स भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। और ट्रिकी से बेहतर हम समझते हैं कि इसका जो बेसिक है बेसिक तरीका से सीखे, क्योंकि ट्रिकी कभी याद रहता है भूल जाते हैं, और सारे क्वेश्चन में ट्रिकी नहीं लग पाता है। तो बेसिक रहना जरूरी है और कैलकुलेशन फास्ट कर ले बस। बहुत बढ़िया बात बोल दी ना आपने। अभी शॉर्टकट वीडियोज जो है, जो ट्रिक है, शॉर्टकट वीडियोज है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया, अब वैसे एग्जाम में नहीं आया, मान लीजिए थोड़ा घुमा के दे दिया, थोड़ा लंबा दे दिया, थोड़ा उल्टा दे दिया, अब आप वो ट्रिक लगाए जा रहे हैं, 2 मिनट तक ट्रिक ही लगाए जा रहे हैं। अच्छा, कई बार आप ट्रिक लगाइएगा, कुछ आंसर आएगा वो ए ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाता है, ऐसा भी होता है। गलत हो जाता है, ऐसा हुआ, ऐसा मेरे साथ भी है। ट्रिकी सब जगह काम नहीं कर पाता है। हाँ, अब बेसिक है, उस पर कॉन्फिडेंस है, सब सही जी। होना है बेसिक के तो अकॉर्डिंग, आपको मतलब बस बेस कैलकुलेशन मजबूत होना बढ़ाना जरूरी है। हाँ, कैलकुलेशन आप है। फास्ट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ये अच्छा बात बोला आपने। जी, तो वो चीज है। और कहीं ना कहीं बच्चे अपने मतलब मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई ये नहीं है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करिए और प्रैक्टिस करिए, तीनों ही जो आपने टिप्स दिए हैं, ये तीनों ही बहुत अच्छा टिप्स है अगर हम मैथमेटिक्स दृष्टिकोण से बात करते हैं तो। अब यहाँ पर हम चलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज पे। आपने भी पढ़ी होगी, आपने भी इन्वायरमेंटल स्टडीज पर तैयारी की है। तो ईवीएस को में अगर हम अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं कोई बच्चा, तो कैसे तैयारी करे ईवीएस की? ईवीएस के लिए है कि भ्रमण बहुत जरूरी है ईवीएस में। जो विजिटिंग है आपके आसपास से सराउंडिंग है उसको समझने की जरूरत है। पर्यावरण आखिर है क्या वो समझना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्यावरण, ये इसके समझने की जरूरत है। इसमें क्या क्या चीज आ रहे हैं वो समझे। और ईवीएस भी एक तरह समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल बेस है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम रिसर्च करें, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिसर्च करें, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ें, तैयारी करें। और रेगुलर इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। नॉर्मली ऐसे तो हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 तक पढ़ते आए हैं ईवीएस में, वो सभी पढ़ना है, कुछ ज्यादा इसमें नया कुछ है नहीं, जो जो करते थे एनसीईआरटी के पिछला बुक है वही है। वही है। जो एनसीईआरटी बस वही है, तो थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर फोकस कंसंट्रेट करके पढ़ ले तो हो जाएगा कंप्लीट। इसमें जो भी कुछ पढ़ना है जो हम पढ़े हुए हैं, नया कोई चीज इसमें है नहीं। अब पेडागोजी इसमें जो भी आ जाएंगे उसको तो थोड़ा समझना है। जी। अच्छा, ईवीएस में जैसे देखिए दानिश जी, याद करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अब ये कहाँ पे स्थित है, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्या था, इसमें कौन कौन शामिल है, तो ऐसे चीजों को तो याद करना पड़ेगा, यस, ऐसे चीजों के लिए सर एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी सही की तो इसको कैसे याद रखेंगे फिर, तो रटेंगे इसको कैसे? सर रटना तो बड़ा रटने मुश्किल के लिए काम है। सर मुश्किल काम है, लेकिन सर एलिमिनेशन मेथड भी होता है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो जरूरी नहीं कि चारों, थोड़ा कुछ अलग हट के भी होता है, तो इसमें ट्रिकी एक बना सकते हैं। अब एक कॉपी में नोट्स तैयार कर ले, जो जो शॉर्ट टर्म है याद करने वाला, वो नोट्स तैयार कर ले, उसको रेगुलर देखते रहे, ये अच्छा, इम्पोर्टेंट है। रटने का तो तो कोई दो फिर बात दूसरा आपने मेथड बोली, है। हाँ मतलब कुछ चीजें याद करनी है तो करनी ही है, लेकिन आपने यस उसमें बोला कि नोट्स बना लें, हमेशा उस नोट्स को रखें, और कुछ मिले तो और उसमें ऐड करते जाएं, और उसको हमेशा रिवाइज करते जाएं। और दूसरी बात आपने बोली कि एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएं, कि अगर आपको पता है कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो नहीं 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 होगा। बनाकर 3 हट गया। तो मैं लास्ट इंटरव्यू में भी मैं ये बोला था कि केबीसी में सुशील कुमार आए थे, तो उनके लास्ट क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन में वो ऐसे एलिमिनेशन ही कर रहे थे, ये नहीं गया, ये नहीं आया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इसी में उनको चौथा ऑप्शन, आपको भी, आपने भी देखा होगा केबीसी का इंटरव्यू। यस सर, एलिमिनेशन में होता है क्या कि जैसे 4 ऑप्शन है तो 2-3 ऑप्शन तो मुझे जानकारी रहता है कि ये ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन का है, तो जो हाँ, क्वेश्चन का है तो उसको साइड, और साइड इससे करते कौन सा जाएंगे, मिलेगा। वो यस सर, साइड तो सही करते जाएंगे। बनाना है हाँ, कि वो दूसरा। सही से ज्यादा अगर आपको पता हो कि गलत आंसर कैसे कैसे छांटे, तो ये यस सर, तो उससे बहुत सही हम इम्पोर्टेंट। जा सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज मतलब मुझे लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रही यस है सर, तो। जानकारी है तो। जी, तो ये तो चलिए ये हो गई। अब लैंग्वेज पेपर की हम बात करते हैं। लैंग्वेज पेपर में अगर आप देखिएगा तो सीटेट में आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज जो लेते हैं, पेडागोजी और पैसेज तो सॉरी पेडागोजी और पोएट्री तो इनिशियली में कंपलसरी है। तो इसके पेडागोजी और पोएट्री देखिएगा तो 9 नंबर की पेडागोजी आती है,
सॉरी 9 नंबर की पैसेज आती है और 6 नंबर की पोएट्री आती है। इनिशियल पेडागोजी हम बाद में बात करेंगे। 9 नंबर की पैसेज और 6 नंबर की पोएट्री, ये हो गया एक सब्जेक्ट का। उसी प्रकार से दूसरे जो लैंग्वेज होंगे L2, उसमें भी 9 नंबर के आपके पैसेज और 6 नंबर की पोएट्री, तो दोनों मिला के 30 नंबर तो हो गया पूरा सीटेट में आपको। और इस 30 नंबर के लिए आपको पहले से कुछ मतलब रटने का जरूरत नहीं है, जो है वहां पे सामने, मतलब किताब देख के लिखने वाली बात है। इस 30 में से 30 कैसे लाएं? सर लैंग्वेज में है क्या कि पैसेज वगैरह का तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए, और जो हिंदी ग्रामर हो या उर्दू का हो, कवायत हो या इंग्लिश ग्रामर हो, इसके लिए साइड से थोड़ा बुक देखना पड़ता है। उसमें क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर का जो टॉपिक है वो सिर्फ बुक से ही देखना पड़ेगा। जो सीटेट का बुक है उसमें पढ़ने से ही नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। आपको उसका पूरा एक्सरसाइज देखना होगा, क्या है लेसन में, चैप्टर क्या है, चैप्टर पढ़ना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन ग्रामर का आ रहा है तो उसका चैप्टर ही पढ़ ले, उससे बिल्कुल पूरा कंफर्म माइंड में सेटअप हो जाता है क्या क्या क्वेश्चन आना है, उससे अकॉर्डिंग जो भी आता है तो ग्रामर सॉल्व हो जाता है। बाकी तो उसमें पेडागोजी है ही। हाँ, पैसेज की बात में मैं कर रहा हूँ, पैसेज और पोएट्री की बात में कर रहा हूँ। पैसेज या पोएट्री को जब हम पढ़ते हैं, उसके 9 के 9 क्वेश्चन हम करेक्ट कैसे करें, या 6 के 6 क्वेश्चन हम करेक्ट कैसे करें? उसमें पैसेज में और पोएट्री में देखना ये है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। उसमें अच्छा, दो तरह के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने से पहले हम उस सीटेट में पहले नॉर्मली क्वेश्चन डायरेक्ट को आता है, पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट आता है आपके हिसाब से? सीटेट में तो नॉर्मली सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पोएट्री वगैरह में है थोड़ा, उसमें से एक तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आता आ है। जाता है। पोएट्री को क्योंकि समझना है। पैसेज का तो जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग सॉल्व किए हैं। जी। तो पहले हम बताएं क्वेश्चन पहले पढ़ लें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड जहां मिले वहीं पर टिक आउट करें, फिर क्वेश्चन पढ़ें और मिला ले कि हाँ यहाँ पर है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको अच्छा, सॉल्व आपका करें। कहना है कि पहले 9 के 9 क्वेश्चन पढ़ लें? पैसेज का हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, अच्छा, मतलब तब डबल उसके बाद पैसेज पैसेज पे पढ़ना जाएं। पड़ जाता है हम लोग। पैसेज पढ़ नहीं तो होता है क्या, पैसेज पूरा पढ़ लिए फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ जाता है, तो टाइम इसमें अच्छा, ज्यादा लग जाता है। ये आपने एक मतलब टाइम बाकी लोगों एक्यूरेसी। से अलग बताया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है जान के। बाकी लोग नॉर्मली बोलते हैं कि पहले पैसेज पढ़िए फिर आप और भी ये करें। एग्जाम में ये सर पैसेज बड़ा रहता है, कभी कभी एग्जाम में पैसेज इतना बड़ा रहता है कि एक बार ही पढ़ते हैं 2-3 मिनट समय लग जाता है। अब क्वेश्चन हम्म। पढ़े नहीं समझ में आता है तो फिर से पैसेज पढ़ना पड़ जाता है। हाँ, तो पहले हम तो क्वेश्चन मतलब ही पहले देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान में क्या है। रख लीजिए, और जैसे ही यस आप सर, पैसेज पढ़िएगा तो जैसे वो लाइन पाइएगा तो आपको याद आएगा वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो आप वहां पर यस सर, मार्क यस कर सर, लीजिएगा, या वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। मार्क कर लेंगे। मेरा वहाँ एक क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पैसेज पढ़ेंगे। हम्म। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम बचेगा टाइम फास्टली बचेगा। कम। हम्म। ये भी एक अच्छा मीडियम है, मुझे लगता है कि बच्चे इसको प्रैक्टिस करें अपने घर पे। और पैसेज भी तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप ये सब पैसेज में भी आगे विदाउट नहीं जा प्रैक्टिस नहीं। सकते। वो भी एक चीज है। और जो पेडागोजी सेक्शन है वो तो लगभग कॉमन ही अगेन है। अब लैंग्वेज की पेडागोजी भी आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लैंग्वेज क्या है, मूल्यांकन कैसे करना है, इन सभी चीजों पे है। तो पेडागोजी पर भी हमने बात कर ली। ऑल ओवर अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी इस सब्जेक्ट वाइज सब कुछ तो तैयारी कर ली, एग्जाम में भी दे दिया एग्जाम, अभी सीटेट करने के बाद चूंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और बहुत लोग क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिफाई होना अभी बहुत लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि इसके बाद भी मैं देखता हूँ कितने बच्चे की 7-7 साल तक वैलिडिटी रह के सीटेट की वैलिडिटी खत्म होगी, बैठे रह गए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अभी कैसे उसके बाद इनको अटेम्प्ट लेना चाहिए, अगर मान लीजिए बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ताकि आगे इनका कैरियर सही में सही रास्ता पर पकड़ ले। सर आफ्टर सीटेड हम जैसा कि बताना चाह रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म हमारा है टीचिंग का, इससे हमको अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर ठीक। इसमें दो ऑप्शन मिलता है, या तो गवर्नमेंट में हम जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, या कोई प्राइवेट स्कूल में हम जा सकते हैं। सीटेट के बाद प्राइवेट कोई भी स्कूल में जाने के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। जी। जनरली कोई भी प्राइवेट स्कूल आफ्टर सीटेड कोई भी टीचर को रख लेते हैं, तो उनको जो वर्क है वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हम्म। तो अगर इसमें भी अलग अलग भी एग्जाम आता है, एग्जाम का भी तैयारी करना चाहिए। केवीएस जैसे हो गया, सैनिक हो गया, और जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया,
ये सब का भी फॉर्म अप्लाई करे और एग्जाम का तैयारी करे, इससे ही रिलेटेड है। और इसमें मतलब लगे रहना चाहिए, मतलब क्या है कि इसमें सीटेट के बाद आपको तो खुद टीचर बनना ही है, तो प्लेटफॉर्म से हटना नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहिए। अब गवर्नमेंट में अगर ऑप्शन मिल गया तो गवर्नमेंट में, नहीं तो सीबीएसई स्कूल है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसमें भी बहुत अच्छा से पढ़ाने का मौका मिलता है, अलग अलग बुक उसमें मिलता है, अवेलेबल है। तो हम ये बताना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से हटना नहीं चाहिए। अगर जॉब नहीं भी मिल रहा है तो प्राइवेट इसमें पढ़ाए, खुद का इंस्टीट्यूट खोल ले, ट्यूशन कोचिंग खुद बच्चे को पढ़ाए अच्छे से, ये बढ़िया बात है। ये कुछ चीजें हमने देखी है, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो रियली में देखा है। बच्चे ने सीटेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई हो गया, मान लीजिए अभी नियोजन सब आप देखते ही हैं, थोड़ा खराब स्थिति है, कभी होती है नहीं होती, होती भी तो बहुत लफड़ा है। लेकिन अभी मान लीजिए बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, थोड़ा आमदनी भी चाहिए, तो कोचिंग भी खोल लेते हैं, और उनको आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हर बार आपकी भर्ती निकलती ही है या हर बार आपकी हो ही जाएगी। तो कोचिंग के साथ साथ बच्चे क्या करने लगते हैं, रेलवे का फॉर्म आया वो भी भर देते हैं, बैंक का फॉर्म आया वो भी भर देते हैं, एसएससी का फॉर्म आया वो भी भर देते हैं, जहां जहां ग्रेजुएशन पे है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हर फॉर्म को भर देते हैं। फिर उसके बाद तैयारी में लग जाते हैं, खुद भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना ये चल रहा है। तो क्या ये ठीक है, उचित है, या क्या इस पर क्या कहना है आपका? तो इसमें से देखिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होने लगता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अगर हमको अलग ही जाना था तो फिर एक ही तैयारी उसी करे, सीटेट दे दिए, क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग चल गए तो फिर इधर से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर बीच में कोई भी केबीएस वगैरह का आ रहा है, चाहे कोई फॉर्म आ रहा है, तो जानकारी नहीं मिल पाता है। अब कभी चांस ऐसा भी आता है कि ना इधर ही निकला ना इधर ही निकला, बीच में ही रह गया, तो कहीं एक हाँ, तरफ क्योंकि फोकस फोकस करना नहीं है चाहिए। आप तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। जैसे फोकस नहीं है तो, हालांकि ये कोई टीचर प्रोफेशनल जॉब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपका मतलब कैरियर नहीं है, कैरियर ही कैरियर है। अगर सेंट्रल लेवल पर हम जाकर वेब पर सर्च करें तो बहुत सारा ऐसा बोर्डिंग भी स्कूल है जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑफर मिलता है आने के लिए, वहाँ भी मतलब जो भी है आपका डेटा वगैरह लेकर आपको देता है, चांस देता है पढ़ाने के लिए। तो लाइन से जुड़े रहना चाहिए और समझना चाहिए, नहीं अगर कुछ समझ में आए तो अपने जो गुरु है, टीचर है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, सीनियर है, उनसे डिस्कशन करें क्या है प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप हर प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्राई करते रहे, ऐसा वक्त तो गुजर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप एक चीज पे फोकस रहें और उसको ये करें। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ा घालता है, जो चीज जब से मैं टीचर बना हूं या जब मैं टीचिंग फील्ड में हूं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश में हूं, लेकिन अकेला इंसान जो भी कर सकता है वो कर ही रहा है। टीचिंग को ना लोग जिंदगी का लास्ट ऑप्शन मानते हैं, कहते हुए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के साथ ये मैंने देखा है। बचपन में जब आप छोटे थे तो किसी ने नहीं बोला होगा क्या बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हम टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम एयर होस्टेस बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, नासा में जाएंगे, सब बोल देगा बच्चा। लेकिन किसी बच्चे की परवरिश ऐसी नहीं होती है कि वो ये बोले कि हम टीचर बनेंगे, और ये बात बहुत प्राउडली बोलता भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को छोड़ के, दानिश जी, मैं टीचिंग कैरियर में आया हूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है, और मेरे लिए पैसे से ज्यादा मेरा पैशन इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ 4-5 साल पहले से 2017 से जुड़े हुए हैं, 3 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल। आप देखे होंगे कि आज भी मेरी एनर्जी थोड़ी भी कम नहीं हुई, ना तो आवाज कम हुई है, ना तो एनर्जी कम हुई, क्योंकि पैशन है। लेकिन बुरा तब लगता है जब लोग बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, बीएड करा दो। अच्छा क्या कर रही है, क्या कहते हैं, भाभी जी ऐसे घर में बैठी हुई है, बीएड करा दो। अच्छा चलो कुछ नहीं है, चलो सीटेट दे दो। अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा, अच्छा चलो तब तक कोचिंग खोल लो। मतलब कंप्लीटली लास्ट ऑप्शन मानते हैं। तो इस पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि एज ए टीचर मैं ये जानता हूं कि टीचिंग शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि आप बाकी चीजों का निर्माण कर रहे हैं और आप अपने प्रोफेशन को सबसे लास्ट में, चलो कुछ नहीं मिल रहा है, बीएड करा दो। कोई भी आएंगे आपके दरवाजे पे, अभी आके बैठेंगे, सुबह चाय खाएंगे, चाय पियेंगे, पान खाएंगे, बोलेंगे बच्चा बच्चिया कुछ नहीं कर रही है, अच्छा चले बीएड करा दीजिए। ऐसे ही सब ये करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, जिस वजह से कि टीचिंग फील्ड जो कि सब कुछ क्रिएट करता है, सब जॉब यही क्रिएट करता है, उसको लोग इतना कम आंक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन हमसे पूछे हैं जी। और हम इसको बताना चाहेंगे ये कि
ऐसा ये बहुत सारा लोग है जो इस तरह से इसे बात बताते हैं और जी इसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। क्या कर रहा है तो डीएलएड कर रहा है, बीएड कर रहा है। जैसे मतलब ऐसा नजर से देखते जैसा लग रहा है कोई हाँ। काम नहीं मिला है तो यही लेकर बैठी है इस तरह से। लेकिन उनको खुद में मालूम नहीं है कि जो भी लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर है या और भी बड़े फील्ड में गए हैं, कोई इंडस्ट्रियल में है, तो वो सब टीचर का ही देन है। कहीं ना कहीं वो टीचर ही पढ़ाए तो टीचर से ही पढ़कर कोई बच्चा वहाँ है। अब बोलने वाला भी वो कोई टीचर से ही पढ़कर उस लेवल पर आया है कि जो बोल रहा है। तो एग्जैक्टली। इनका एक मानसिकता का ये है। टीचर प्रोफेशनल जॉब को नहीं समझ पाते हैं ये क्या है। ऐसा समझता है कोई भी तो पढ़ा देगा, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि ट्रेन और अनट्रेन टीचर क्या है। जी तो एक समझिए कि ये बहुत मानसिकता डेवलप, बैड मानसिकता इसे कह सकते हैं। उन जी लोगों के लिए समझ में बिल्कुल नहीं आता है। जी मजाक बना के समझिए कि इस तरह से रख देते हैं कि टीचर जी। कोई बन सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको समझना चाहिए कि बड़े बड़े पोस्ट पर। एक इंटरव्यू में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक बच्चा स्कूल का पूछा था कि सर आप कौन है बताइए अपने बारे में। बोला है मैं टीचर, मैं एक टीचर हूँ और ये मेरा प्रोफेशनल जॉब है। मतलब एक अच्छे पोस्ट पर प्रेसिडेंट होकर भी, वो नॉन जी पॉलिटिकल पार्टी से भी आए थे, खुद साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट होकर भी अपने आप को टीचर बताते हैं। तो इस सबसे इससे हम लोग का और मोटिवेशन बढ़ता है सुनना तो हम चाहिए। लोग अच्छे वर्क पर है। तो वो एक टीचर खुद को बताते हैं तो फिर जो लोग गड़बड़ बताते हैं तो उनका तो मानसिकता ही गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दानिश जी बहुत बढ़िया बात आपने बोली। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपका टीचिंग लास्ट लिस्ट आप इसको रखे थे कि चलो कुछ नहीं है तो बीएड कर लेते हैं, ससुराल वालों ने बोला कि बहू को बीएड करा दो, इसने बोला बेटा कुछ नहीं कर पाया तो बीएड करा दो, बेटी है बाहर कहाँ जाएगी बीएड करा दो, ये मत सोचिए। टीचिंग इज द फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी जो दुनिया में देख रहे हैं जितनी चीजें चल रही है उन सब का निर्माण करने में आपका योगदान होने वाला है। तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस लीजिए। जैसा दानिश जी ने भी कहा कि ये चीजों पर बहुत ज्यादा आपको समझना है, जानना है कि इसको मजाक नहीं बनाना है, इसको एवं कोई नहीं बन सकता है। टीचर बनना बहुत ही बड़ी बात है और आज भी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट एक टीचर का ही होता है। हम कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, आज मैं जब अपने टीचर को देखता हूँ, लाखों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, लाखों बच्चे इंडिया के, मेरी किताब लगभग लाखों बच्चों तक पहुंची है, लेकिन आज भी जब मैं अपने टीचर के सामने जाता हूं तो पैर छू के प्रणाम करता हूँ, झुक जाता हूँ उनके सामने में, और उनके सामने में आज भी नजर नहीं उठा पाता हूँ। यही एक टीचर का सम्मान है और यही सम्मान आपका होने वाला है। तो इसलिए इसको लिस्ट नहीं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, और अपने बच्चे को आज से बोलना सिखाइए। अगर टीचर बनाना है तो आज से बोलने की हिम्मत रखिए अपने बच्चे को कि बेटा तुम बड़ा होके टीचर बनना। और ये जब आप प्राउडली टीचर बोल बनो। पाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो है दुनिया और आपका जो सोच है वो सब कुछ हो गया है। दानिश जी, जाते जाते आप हमारे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी सारी इंटरेस्टिंग और जरूरी बातें बताने के बाद आप क्या इनको संदेश देना चाहेंगे? आपका संदेश। सर हम ये कहना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं कि टीचर लास्ट जॉब है या करियर में कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाए, तो उनको समझना चाहिए जो भी कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है, कोई भी डॉक्टर है, तो उनका अगर कोई भी बच्चा है तो कोई टीचर के ही पास पढ़ेगा। कोई बिजनेसमैन के पास नहीं पढ़ सकता है, कोई डॉक्टर उसको नहीं पढ़ा सकता है। उसको जब भी पढ़ाएंगे तो टीचर पढ़ाएंगे। तो उनको समझना चाहिए कि जब हम इतने बड़े होकर मेरा कोई टीचर भी पढ़ा रहा है बच्चे को, तो वो प्रोफेशनल कम वो क्यों आकर जा रहा है। वो प्रोफेशनल काफी हाई है, उनसे भी हाई लेवल प्रोफेशनल है। उनको ऑब्वियसली। रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए उनको कि हर तरह के कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में रहते हैं, पढ़ते हैं उसमें। तो उसका प्रोफेशन टीचर का, रियल में टीचर का प्रोफेशन हाई है। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ईश्वर से भी ऊपर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजा आया आपसे इंटरव्यू करने में। और दोनों ही एपिसोड में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये हमें दिखा। आपको हमारे शो में आने के लिए, इस 2 एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो दोस्तों आप देख रहे थे दानिश जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लास्ट 2 एपिसोड में। अगले वीक एक और एपिसोड में एक और नए इंटरव्यू के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। हम दानिश जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।